हेलो एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट से रिलेटेड। इसमें मैंने मल्टीपल चॉइस नहीं लिया है, कुछ थिंकर्स के जो पॉइंट्स हम रिमेंबर कर सकते हैं, जो याद रखने वाले हैं, जिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो लिए हैं। इसमें हम पहला जो पॉइंट ले रहे हैं वो है कि कौन सा ऐसा अर्थशास्त्री है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की और अध्यक्ष पद तक गया। तो इसका जो आंसर है वो जॉन स्टुअर्ट मिल है। आप इसको जैसे किसी भी अर्थशास्त्री के या चैप्टर के जो पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं वो करके लिखिए। लिखा है मैंने इसमें, इसलिए वो क्या क्या क्वेश्चन एक चैप्टर से बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ अर्थशास्त्री लिए हैं, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल और कार्ल मार्क्स आदि। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा अर्थशास्त्री जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की और अध्यक्ष पद तक गया। आंसर जॉन स्टुअर्ट मिल। दूसरा, श्रीमती टेलर किसकी पत्नी थी? तो श्रीमती टेलर भी इकोनॉमिस्ट थी और वो जॉन स्टुअर्ट मिल की पत्नी थी। किसको ग्लैडस्टन ने बुद्धिवाद का संत कहा था? कि जो आप कहेंगे इंटेलेक्चुअल सेंट की उपाधि किसको दी गई थी? ग्लैडस्टन अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने किसको दी थी? तो जॉन स्टुअर्ट मिल को दी थी। यूटिलिटरिज्म पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो इस पुस्तक के रचयिता भी जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, क्योंकि यूटिलिटी एनालिसिस भी इन्होंने थोड़ा की है, उस तरीके से नहीं की है जिस तरीके से मार्शल ने की है, फिर भी उसके बारे में बताया है। जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता का क्या नाम था? क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल एक अर्थशास्त्रियों के परिवार से आते थे, यानी उनके जो पिता थे जेम्स मिल। तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का जाने माने जॉन स्टुअर्ट मिल के यहाँ आना जाना रहता था, और उनके संपर्क से बचपन से ही रहते रहते उनकी ग्रूमिंग ऐसे हुई कि वो आप कह सकते हैं कि एक महान अर्थशास्त्री बने। नेक्स्ट, सामाजिक स्तर पर जॉन स्टुअर्ट मिल ने आदर्श उपयोगिता किसे माना? यानी यूटिलिटी जिसमें आप नैतिकता का भाव हो या आदर्श हो या ऑप्टिमल जिसे आप कह सकते हैं, तो किसे माना? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि जिस कार्य को करने से अधिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक हित हो अथवा अधिकतम आनंद मिले, यानी जो मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम खुशी दे सके या आनंद दे सके, इस तरीके का जो भी कार्य होगा वो ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा, या आप ये कह सकते हैं कि वो एक आइडियल आदर्श उपयोगिता है या आइडियल यूटिलिटी है। मिल के सुख संबंधी विचार को किन दो भागों में बांटा गया? जब मिल बात करते हैं कि अधिकतम सुख अधिक से अधिक लोगों को, तो कौन से सुख की बात करते हैं जेएस मिल? तो इसमें वो बात आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख दोनों की बात करते हैं कि आध्यात्मिक सुख भी ज़रूरी है, भौतिक सुख भी। जैसे अगर धन की आवश्यकता है, कुछ भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है, तो उसके साथ साथ कुछ नैतिकता का भाव भी होना चाहिए, जिससे कि आध्यात्मिक सुख भी मिल सके। ये नहीं कि व्यक्ति अनैतिक तरीके से अगर धन उपार्जन कर रहा है और वो उस सुख की तो प्राप्ति कर रहा है, पर क्या वो नैतिक है, क्या वो आध्यात्मिक है, क्या उसके मन में कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है? तो इस तरीके की सुख की बात करते हैं कि आध्यात्मिकता या नैतिकता का भाव भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, आध्यात्मिक सुख मानसिक सुख से संबंधित है, जो त्याग से आता है और या विशेष शिक्षा से नहीं वरन आत्मचिंतन से आता है। ऐसा कौन से अर्थशास्त्री का मानना था? जॉन स्टुअर्ट मिल। क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल जब अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो उसमें नैतिकता या आध्यात्मिकता की भी बात कर रहे हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं कि ऐसे तो जो भौतिक सुख हैं, तो हम जितना ज़्यादा उपार्जित करते हैं चीज़ों को, उतना ज़्यादा हमें लगता है कि हमें सुख मिल रहा है। पर जो मानसिक आध्यात्मिक सुख है वो एक तरीके से मानसिक संतुष्टि या मानसिक सुख है, जो कि हमें त्याग से आता है। कि
अब हम त्याग, अगर किसी और को कुछ त्याग करके हम किसी और को खुश कर पा रहे हैं, हो सकता है हमें उसमें ज़्यादा आनंद आता हो, तो वो एक अच्छा सुख कहा जाएगा। और ये चीज़ ऐसे नहीं आ पाती है कि किसी नॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे आज के समय में ही देखा जाए कि जो एजुकेशन सिस्टम है तो उसमें लोग भौतिक सुख की ओर ही ज़्यादा ध्यान है, आध्यात्मिक या नैतिक सुख की बात लोग नहीं करते, क्योंकि तभी वही जड़ है कि करप्शन ज़्यादा है, या जितने भी इकोनॉमिक ईवल्स या सोशल ईवल्स हैं उनकी जड़ में यही चीज़ आती। तो जब जे एस मिल हैं वो इसके विपरीत अपनी विचारधारा देते हैं और ये कहते हैं कि ये विशेष शिक्षा से नहीं आएगा। विशेष शिक्षा का मतलब हम ऐसी शिक्षा जो धन उपार्जन के लिए कर ले रहे हो या नॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा हो, ये ऐसी शिक्षा है जो आपको अपने आत्मचिंतन से ही प्राप्त होती है कि क्या सही है क्या गलत है। ये हर व्यक्ति के अंदर उसका कॉन्शियस होता है, हर व्यक्ति में ये चीज़, जब वो गलत काम भी कर रहा होता है तो उसको पता होता है कि वो गलत कर रहा है। वो बात अलग है कि वो अपने उस कॉन्शियस को इग्नोर करके भी गलत कर जाए, तो वो एक अलग बात है। तो उसको आध्यात्मिक सुख या मानसिक सुख नहीं कहा जाएगा। और आध्यात्मिक सुख और मानसिक सुख किसी पर्टिकुलर शिक्षा, विशेष शिक्षा से नहीं आएगा। ये व्यक्ति के अपने चिंतन मनन, अपने व्यक्तित्व से आता है। ऐसे कौन सा अर्थशास्त्री का मानना था? तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल थे। फिर नेक्स्ट है जॉन स्टुअर्ट मिल की आशावादिता में विश्वास किस कथन से स्पष्ट होता है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल भी बहुत आशावादी अर्थशास्त्री कहा जाता है, क्योंकि माल्थस को ही थोड़ा निराशावादी अर्थशास्त्री माना गया प्रतिष्ठित उसमें। और पर जो है जॉन स्टुअर्ट मिल को भी आशावादी विचारक माना जाता है। तो क्यों माना जाता है? क्योंकि ये भी ये मानते हैं कि संसार में अच्छाई और बुराई दोनों है। ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छाई भी है बुराई है, पर इनका ये मानना है कि समाज जैसे जैसे प्रगति करेगा वैसे वैसे बुराइयां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इनके अंदर ये आशावादिता है कि जब सभी लोग संपन्न होंगे या समाज आगे बढ़ेगा, सभी लोग अपना आत्मचिंतन करेंगे, वही आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति करेंगे, तो बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। पर नॉर्मली अगर आप आज के समय में देखें तो ऐसा नहीं है कि आत्मचिंतन से इससे बुराइयां समाप्त हो गई, क्योंकि उतना आत्मचिंतन व्यक्ति करना ही नहीं चाह रहा है, वो भौतिक सुख की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाह रहा है। तो जो जे.एस. मिल ने आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख दोनों की बात की है, आध्यात्मिक सुख को ज़्यादा महत्व दिया है, और इसी आशावादिता के अंतर्गत वो मानते हैं कि जो समाज है वो जैसे जैसे आगे प्रगति करेगा उसकी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। पर अगर हम वर्तमान में देखें तो समाज तो बहुत प्रगति कर रहा है, पर बुराइयां समाप्त नहीं हो रही हैं, उल्टा हमको बढ़ती हुई नज़र आ रही। इसका मतलब ये है कि हम भौतिक सुख तो प्राप्त कर रहे हैं, पर हमने आध्यात्मिक सुख को कहीं इग्नोर कर दिया है। तो इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, और अपने एजुकेशन सिस्टम को भी हमको रिवाइव करने की आवश्यकता है। फिर मिल ने अपने किस निबंध में व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी मौलिक विचार दिए? इन्होंने अपना एक ऐसे लिखा जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम की बात ये करते हैं, और ये उनका मौलिक या विचार माने जाते हैं, यानी उनके ओरिजिनल अपने थॉट्स हैं। तो किस में दिया है? लिबर्टी नामक ऐसे में दिया है। नेक्स्ट, मिल धार्मिक नैतिकता का नहीं बल्कि डैश नैतिकता का समर्थक था, मानवीय नैतिकता का, क्योंकि धार्मिक नैतिकता कुछ अलग चीज़ भी हो सकती है, कि हो सकता है वैसे तो कोई धर्म नहीं ये कहता, पर मान लीजिए कोई धर्म में आपको ये शिक्षा दी जा सकती है कि आप ही का धर्म सर्वोपरि है, दूसरे का नहीं, या धर्म में ये करिए वो ना करिए, पर हो सकता है उसमें कुछ समय के साथ बुराइयां भी आ जाएं। पर इसीलिए जो है जे.एस. मिल मानवीय नैतिकता की बात करते हैं कि जो है धार्मिक तो ये है कि अगर दूध वाला दूध मतलब दूध बेचता है तो ये उसका मतलब धार्मिक कुछ कर्मकांडों को मान लीजिए वो फॉलो भी करता होगा, पर अगर वो उसमें कुछ मिलावट करता है तो वो उसकी मानवीय नैतिकता का ह्रास है। ऐसा वर्तमान के संदर्भ में आप बहुत देखेंगे कि बहुत लोग धार्मिकता को मानते हैं और ख़ास तौर पे धार्मिकता को कर्मकांड से जोड़ देते हैं, पर क्या वास्तविक में वो मानवीय नैतिकता है?
कि जो धार्मिक या धर्म मानवीय संवेदनाओं को भूल जाए, तो ये क्या आप उसको कहेंगे कि वो नैतिकता है? तो ये इस तरीके के जो प्रश्न हैं, तो उस लिहाज से जो जे.एस. मिल हैं वो मानवीय नैतिकता के समर्थक हैं। मिल ने स्मिथ के सहजवाद और आशावाद को बैंथम के साथ मिलकर किस रूप में प्रस्तुत किया? तो इन्होंने जो एडम स्मिथ का नेचुरलिज्म या ऑप्टिमिज्म की थ्योरी है और बैंथम की जो थ्योरीज़ हैं उनको मिला के क्या धारणा दी, तो इसमें वो सुखवाद और तथा उपयोगितावाद यानी हेडोनिज्म एंड यूटिलिटरिज्म का कंसेप्ट ये देते हैं जे.एस. मिल। किसने उपभोग पूंजी अवधारणा का प्रयोग किस प्रयोग किया उपभोग वस्तु के स्थान पर? किसने उपभोग पूंजी अवधारणा का प्रयोग किया उपभोग वस्तु के आधार पर? कि खाली कंजम्पशन गुड की बात नहीं की, कंजम्पशन कैपिटल की बात की, कि वो भी कंजम्पशन भी एक तरीके से कैपिटल की तरह ही है। तो ये बात किसने कही? तो वो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि खाली जो उपभोग हम जो करते हैं वो खाली उपभोग वस्तु नहीं उसको कहा जाए, वो उपभोग पूंजी भी है, क्योंकि ये एक फ्लो कंसेप्ट और जो है कुछ ना कुछ तो सृजित हो रहा है, क्योंकि अगर आप कोई उपभोग ही नहीं करेगा तो आप चाहे जितना भी प्रोडक्शन कर लें उससे कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पाएगा। तो आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच अवधारणा का प्रयोग किसने किया? यानी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इकोनॉमिक थ्योरी में, उसका यूज़ किसने उस कंसेप्ट को प्रयोग किया? अल्फ्रेड मार्शल ने। इसमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? यानी जो ये 4 आपको दे रखे हैं, मैच द फॉलोइंग, इसमें से कौन एक सही नहीं है? तो स्मिथ जो हैं वो प्रतिष्ठित संप्रदाय के हैं, ठीक है। कार्ल मेंजर ऑस्ट्रियन स्कूल को बिलोंग करते हैं। पीगू कैम्ब्रिज स्कूल को बिलोंग करते हैं। और जेवंस इतिहासवादी संप्रदाय जो लिखा है, इतिहासवादी संप्रदाय को नहीं बिलोंग करते हैं। ये गलत है, क्योंकि जेवंस की जो मार्जिनलिज्म की थ्योरीज जेवंस ने दी हैं। नेक्स्ट, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने दिया? यानी जो ड्यूलिज्म है और भौतिकतावाद की बात करता है, वो ड्यूलिस्टिक मेटेरियलिज्म जिसे हम कहते हैं, तो कौन करता है? तो ये कार्ल मार्क्स ने ये बात की, ड्यूलिस्टिक मेटेरियलिज्म की या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की। मार्क्स के अनुसार संपूर्ण विश्व भौतिक है किस कथन से स्पष्ट होता है? तो ये आध्यात्मिकता को एकदम इग्नोर करते हैं कार्ल मार्क्स, धर्म को तो एकदम ही इग्नोर करते हैं, और फिर उसमें सिर्फ भौतिकतावाद पर ही बल देते हैं, और उसमें कहते हैं कि इनके किस सेंटेंस से ये या किस वक्तव्य से, स्टेटमेंट से ये बात लगती है? प्रत्येक चीज़ भौतिक कारणों से ही जन्म लेती है। प्रत्येक पदार्थ गति नियमों के अनुसार विकसित होता है और आत्मा, ईश्वर, परलोक का कोई स्थान नहीं। यानी ये जो कार्ल मार्क्स हैं वो प्योरली मटेरियलिस्टिक थिंकिंग थॉट को बिलोंग करते हैं, और ये मानते हैं कि जो विश्व है वो भौतिकता के बात के कारण ही चल रहा है, और आध्यात्मिकता की बात वो करते हैं जो खुद भौतिक रूप से संपन्न होते हैं, वो ऐसा मानते हैं। तो प्रत्येक चीज़ जो है वो भौतिक कारणों से ही जन्म लेती है। यानी कि मान लीजिए हम रोटी भी बना रहे हैं तो हमको भूख लगी है, इस वजह से हम रोटी बनाते हैं और खाते हैं। प्यास लगी है तो हम पानी पी रहे हैं। तो जो मटेरियल्स उपलब्ध हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, या उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, या उसको प्रोसेस करते हैं, पर मूलतः हम उसको भौतिकता के कारण ही ऐसा कर रहे हैं। और जो पदार्थ गति नियमों के अनुसार के अनुसार विकसित होता है, और आत्मा और ईश्वर, परलोक का कोई स्थान नहीं। ये ना तो धार्मिकता को मानते हैं और ना ही आध्यात्मिकता में ऐसा कोई इनका बिलीफ है, क्योंकि धर्म के तो एकदम ही खिलाफ हैं। तो इसको वो कहते हैं कि आत्मा, ईश्वर, परलोक, इस सब का कोई स्थान नहीं।
नेक्स्ट है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया। ये जो सरप्लस वैल्यू की बात करते हैं, तो ये सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत किसने दिया है, तो कार्ल मार्क्स ने दिया है कि ये जो सरप्लस वैल्यू जनरेट होती है उसी के उसका जो है दोहन या जो मिलता है वो एक तरीके से जो एम्प्लॉयर है वो ले जाता है, और वो उसका कुछ भी भाग जो लेबर है यानी जिनको वेजेस मिल रहा है उनके वेजेस को बढ़ाने में वो प्रयोग नहीं करता है। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि यही एक तरीके से शोषण का कारण होता है, एम्प्लॉयर के द्वारा अपने मज़दूरों का या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका। नेक्स्ट, पूंजीपति एक जोक के समान है जो दूसरों के रक्त पर जीवित रहता है तथा जैसे रक्त मिलता जाता है वैसे वो मोटा होता जाता है। यह कथन किसने दिया, तो ये कार्ल मार्क्स ने की थ्योरी है, या कार्ल मार्क्स ने कहा है कि वो कह रहे हैं कि जो कैपिटलिस्ट है यानी जो एम्प्लॉयर है या उद्योगपति है उसको इन्होंने एक जोंक की संज्ञा दी कि वो जो लेबरर्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका खून चूसकर, एक सिंबॉलिक है कि जोंक की तरह है, जो लीच जिसे कहते हैं कि वो खून पीकर जीवित रहती, पैरासाइट की तरह है, और जो है उसको वो रक्त मिलता जाता है और वो खुद मोटा होता जाता है और जो भी उसका होस्ट है उसको वो बर्बाद करता है। फिर नेक्स्ट, मार्क्स ने दो प्रकार की पूंजी की बात की, तो इन्होंने अस्थिर पूंजी और स्थिर पूंजी की बात की। मार्क्सवाद में किस वर्ग का बोलबाला है, तो मतलब वो ये कहते हैं कि मजदूर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो शोषण कर रहे हैं वो, पर मार्क्सवाद में किस वर्ग का बोलबाला ये कह रहे हैं कि जो मार्क्सिज्म थ्योरी है या मार्क्सवाद है उसमें वो किस चीज़ को प्रमोट करते हैं, वो किसको प्रमोट करते हैं, तो वो श्रमिक वर्ग को प्रमोट करते हैं। फिर कार्ल मेंजर का दामाद भी अर्थशास्त्री था और उसका नाम क्या था, तो फ्रेडरिक वॉन वाइजर जो थे वो कार्ल मेंजर के दामाद थे। ग्रैंड दामाद मीन्स सन इन लॉ, कि उनकी बेटी के हस्बैंड थे। ग्रैंडजुट्जेन शब्द का प्रयोग सीमांत उपयोगिता के लिए किसने किया, तो मार्जिनल यूटिलिटी के लिए जो ग्रैंडजुट्जेन वर्ड है इसका यूज़ जो है फ्रेडरिक वॉन वाइजर यानी कार्ल मेंजर के जो दामाद हैं उन्होंने किया था। वाइजर ने उत्पत्ति के साधन जो एक से अधिक प्रयोगों में लगाए जा सकते हैं, इन साधनों को क्या कहा, कि ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो एक से अधिक यूजेस में लगाए जा सकते हैं, एक से अधिक प्रयोग में लगाए जा सकते हैं, उसको उसने उत्पादन के लागत औजार कहा, यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं ये कहा। फिर नेक्स्ट, उत्पत्ति के वह साधन जो केवल एक ही प्रयोग में लगाए जा सकते हैं उसको उन्होंने क्या कहा वाइजर ने, तो उन्होंने उसको उत्पत्ति के विशेष औजार कहा कि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ सोशल इकॉनमी पुस्तक के लेखक कौन है, यानी जो थ्योरी ऑफ सोशल इकॉनमी है इस बुक को किसने लिखा है, तो फ्रेडरिक वॉन वाइजर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइजर की यह पुस्तक 4 खंडों में विभाजित है, यानी जो इनकी बुक है थ्योरी ऑफ सोशल इकॉनमी ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो 4 पार्ट्स क्या हैं ये भी आपको याद रखना है। एक तो उनकी वाइजर की बुक थ्योरी ऑफ सोशल इकॉनमी, और वो कैसे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, थ्योरी ऑफ सिंपल इकॉनमी, थ्योरी ऑफ सोशल इकॉनमी, थ्योरी ऑफ स्टेट इकॉनमी एंड थ्योरी ऑफ वर्ल्ड इकॉनमी। तो ये आज कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे और उसके आंसर दिए थे, और ये आपको कुछ ही अर्थशास्त्रियों के मेन हमने कवर किया, जैसे जेएस मिल है, वाइजर हैं, कार्ल मार्क्स हैं, कुछ क्वेश्चंस मार्शल जी पे भी थे। तो बाकी भी ऐसे हम क्वेश्चंस या पॉइंट्स टेकअप करते रहेंगे, और ये आपको मगअप करना है या याद कर लेना है, तो ये आपके काम आएगा। इसी के साथ धन्यवाद सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव फर्दर नोटिफिकेशंस, और अपने और भी दोस्तों को, जानने वालों को शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होते रहें।
और ऐसे ही आगे और भी वीडियोस हम अपलोड